राधे 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 राधे। सभी भगवत अंशों को राधे राधे। दोस्तों, हाल ही में अपलोड किए गए एक वीडियो में हमने जाना था कि 2024 में तीसरे विश्व युद्ध के हमारे सामने होने की कितनी संभावनाएं हैं। इस वीडियो में ही हमने जान लिया था कि किस प्रकार से अब रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही चीन का तनाव भारत, फिलीपींस और ताइवान के साथ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ रहा है, यह भी हमने जान लिया था। हमने उम्मीद लगाई थी कि 2024 के अंत तक इस प्रकार की घटना के और बड़े सबूत हमारे सामने होंगे। लेकिन दोस्तों, 24 जून को यह वीडियो यूट्यूब पर आपके सामने आया और उसी दिन से कुछ बड़ी खबरें एक बार फिर से हमारे सामने आई है। और दोस्तों, इन खबरों से और साफ हो जाता है कि 2024 के अंत तक तीसरा विश्व युद्ध हमारे सामने होगा या नहीं। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में तनाव काफी समय से बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुतिन कार चला रहे हैं और किम पास की फ्रंट सीट पर बैठे हैं। इस दौरान दोनों हंस हंसकर बातें भी कर रहे हैं। बाद में पुतिन ने किम को ओरस लिमोजिन लग्जरी कार तोहफे में दे दी। अपनी यात्रा के दौरान पुतिन ने किम को एक कटार और टी शर्ट भी गिफ्ट में किए। इसके साथ ही पुतिन ने एक नए मौलिक दस्तावेज की घोषणा की जो दोनों देशों के बीच रिश्तों की बुनियादी होगा। पुतिन ने कहा कि पिछले साल किम जोंग उन की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए थे। और दोस्तों, अब ये रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं कि रूस ने सीधे साउथ कोरिया को चेतावनी दे दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साउथ कोरिया को चेतावनी दी है कि अगर साउथ कोरिया रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को हथियार देता है तो यह उसकी एक बड़ी गलती होगी। इससे पहले साउथ कोरिया ने कहा था कि वो रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच हुई नई डिफेंस डील को देखते हुए यूक्रेन को हथियार देने की सोच रहा है। इसके जवाब में ही पुतिन ने ये बात कही। पुतिन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को हथियार देना जारी रखते हैं तो रूस नॉर्थ कोरिया को हथियार देकर रहेगा। पुतिन ने कहा कि जो लोग यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं वे इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि वे हमारे युद्ध में शामिल नहीं हैं। पुतिन ने यह भी दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच हुए नए डिफेंस डील से साउथ कोरिया को घबराने की जरूरत नहीं है। पुतिन ने कहा कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के खिलाफ हमला करने जैसी कोई योजना नहीं बना रहा है। इसके साथ ही पुतिन ने नाटो पर एशिया में रूस के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, इसके बाद साउथ कोरिया के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार चांग ओ जिन ने कहा था कि अब उनका देश यूक्रेन को हथियार देने के मुद्दे पर विचार कर रहा है। हालांकि पुतिन की कड़ी टिप्पणी के बाद साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि वह यूक्रेन को हथियार देने के विकल्प पर विचार करेगा और उसका रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि रूस इस मुद्दे को कैसे देखता है। दोस्तों, साउथ कोरिया यूक्रेन को पहले भी मानवीय मदद और हथियार दे चुका है, मगर उसने अब तक यूक्रेन को घातक हथियार देने से परहेज किया है। दरअसल साउथ कोरिया की आधिकारिक नीति में युद्ध लड़ रहे देशों को हथियार देने पर मनाही है। दोस्तों, इस खबर से आप समझ सकते हैं कि रूस यूक्रेन का साथ देने वाले देशों को अपना दुश्मन ही समझता है और इसीलिए वह नॉर्थ कोरिया को अपने साथ लेकर उसके दुश्मनों को चेतावनी दे रहा है कि वह यूक्रेन से दूर रहे। अब दोस्तों, वीडियो में हम बात करते हैं दूसरी घटना की, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच में रिश्ते इतने मजबूत नहीं हैं जितने की खबरों के माध्यम से हमें देखते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका ने समझदारी दिखाते हुए चीन और ताइवान के बीच चल रहे युद्ध में चीन को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। अमेरिका और चीन के बीच 5 सालों में पहली बार परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि अगर चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो चीन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। चीनी अधिकारियों ने बातचीत के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का यकीन दिलाया है कि दोनों देशों के बीच जंग में अगर चीन की हार भी होती है तो भी वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस मीटिंग का हिस्सा रहे अमेरिकी अधिकारी डेविड सेंटेरो ने न्यूज एजेंसी से कहा, चीनी अधिकारी इस बात को लेकर निश्चित है कि वे बिना परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के ताइवान को हरा सकते हैं। इधर ताइवान ने चीन के इस वादे को मानने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अब युद्ध खत्म हो सकता है तो शायद आप जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यह खबर आई इसके कुछ समय बाद एक और बड़ी खबर आई। चीन ने 21 जून को ताइवान की आज़ादी की मांग करने वालों को मौत की सजा देने की धमकी दी है। हालांकि चीन की इस धमकी को बेअसर माना जा रहा है, क्योंकि ताइवान की आज़ादी की मांग चीन में कोई भी नहीं करता है। ये मांगे ताइवान में होती है जहां पर चीनी अदालत के नियम नहीं चलते हैं।
दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 21 जून को यह नई गाइडलाइन जारी की। इसमें उन्होंने कहा कि ताइवान की आज़ादी की मांग करने वाले नेताओं के कदम से यदि देश या जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो मौत की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा सजा के तौर पर 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों 23 जून को चीन ने कहा कि ताइवान को अपने देश में शामिल करने के लिए चीन को उस पर हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह आसानी से ताइवान को पूरी दुनिया से अलग करके उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके जरिए वह ताइवान को हार मानने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, CNN ने वाशिंगटन के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की यह रिपोर्ट साझा की है। रिपोर्ट में कहा गया कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन या तो जंग का ऐलान कर सकता है या फिर ताइवान में सैन्य नाकाबंदी कर सकता है। लेकिन इन दोनों विकल्पों से अलग चीन के पास तीसरा रास्ता क्वारंटाइन का है, यानी ताइवान को पूरी दुनिया से काट देना। इसके लिए चीन ग्रे जोन रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल दोस्तों, क्वारंटाइन एक कानूनी कार्रवाई होती है जिसके तहत समुद्री और हवाई ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। अगर चीन ताइवान में क्वारंटाइन लागू करता है तो अमेरिका भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका ने चीन के फैसले के खिलाफ जाकर ताइवान में अपने एयरक्राफ्ट और मिलिट्री शिप भेजे तो इसे हमले के तौर पर देखा जाएगा, ऐसा चीन का मानना है। दोस्तों, इस खबर से यह अनुमान लगभग सभी ने लगाया था कि अब इनके बीच में युद्ध हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इसके एक दिन बाद ही एक और बड़ी खबर आई जिसने अनुमान को लगभग सत्य साबित कर दिया। चीनी सेना लगातार ताइवान की सीमा में घुस रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार से सोमवार के बीच 23 चीनी एयरक्राफ्ट और 7 नौसैनिक जहाज़ों ने उनका बॉर्डर क्रॉस किया है। उन्होंने बताया कि 23 में से 19 एयरक्राफ्ट उनके उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद ताइवान ने चीनी सेना पर नजर रखने के लिए अपने विमान और नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, इनमें मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिवेट रखा गया है। दोस्तों, ताइवान की सेना ने यह भी बताया कि वे चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, ताइवानी सेना ने यह भी बताया कि रविवार को भी 15 चीनी सैन्य विमान और 6 नौसैनिक जहाज उसकी सीमा के भीतर घुसकर निगरानी कर रहे थे। ताइवानी सेना ने बताया कि उन्होंने इस महीने अब तक चीनी सैन्य विमानों को 324 बार और नौसेना जहाज़ों को 190 बार ट्रैक किया है। इससे पहले चीनी सेना ने 26 मई को ताइवान के भीतर घुसकर अपनी 2 दिवसीय मिलिट्री डील पूरी की थी। तब ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि कल स्थानीय समयानुसार 6 बजे भारतीय समय के मुताबिक सुबह के 3:30 बजे दोस्तों चीनी सेना के 21 लड़ाकू विमान, 11 नेवी और 4 कोस्टल जहाज उसकी सीमा के अंदर घुस गए थे। दोस्तों, ताइवान की नेवी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि चीन के 21 लड़ाकू विमान में से 10 दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी ताइवान में घुसे थे। तो दोस्तों, यहाँ तो किसी भी प्रकार से तनाव या युद्ध के शांतिपूर्ण तरीके से खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, बल्कि इसके बढ़ने के प्रमाण मिलते जा रहे हैं। अगर आगे भी मिलते रहे तो इसी तरह से आप तक यह जानकारी पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम अंतिम उस खबर की बात करेंगे जो भारत से जुड़ी हुई है और अहम भी है। 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग ने भारत और रूस के बीच बातचीत को काफ़ी मुश्किल बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 साल से रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नहीं मिल पाए हैं। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात 2022 में उज़्बेकिस्तान में SCO समिट में हुई थी। तब भी ज़्यादा चर्चा जंग पर मोदी जी के बयान पर रही। मोदी जी ने पुतिन से कहा था, यह युद्ध का युग नहीं है। तब से ही दोस्तों, भारत और रूस ने सालाना पुतिन मोदी शिखर सम्मेलन नहीं किया है। पुतिन चीन, नॉर्थ कोरिया और सऊदी जा चुके हैं, लेकिन वो एक भी बार भारत दौरे पर नहीं आए हैं। अब दोस्तों, 2 साल बाद SCO में मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात का मौका था। मोदी जी ने 3 से 4 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए अस्ताना नहीं जाने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने पहले ये कंफर्म किया था कि वो SCO सिक्योरिटी समिट के लिए कजाकिस्तान जाएंगे। इसके चलते उनकी एडवांस सिक्योरिटी टीम ने अस्ताना जाकर वहां सुरक्षा का जायजा भी लिया था। विदेश मामलों की जानकार पत्रकार सुहासिनी हैदर के मुताबिक मोदी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद G7 समिट के लिए इटली के दौरे पर गए, जबकि भारत इस संगठन का हिस्सा भी नहीं है। ऐसे में SCO का मेंबर होने के बावजूद समिट में नहीं जाने पर भारत मध्य एशिया जैसे अहम इलाके में अलग थलग पड़ सकता है, जिस पर दोस्तों चीन नज़र जमाए हुए हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जी ने SCO समिट शामिल नहीं होने का फैसला आगामी संसद सत्र के चलते लिया है, जो 24 जून से 3 जुलाई के बीच तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 2 से 4 जुलाई के बीच लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि
उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर के शामिल होने की उम्मीद है। दरअसल SCO मध्य एशिया में शांति और सभी देशों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए बनाया गया एक संगठन है। पाकिस्तान, चीन, रूस भी इसके मेंबर्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन, जिनपिंग और शहबाज शरीफ इस समिट में पहुंचेंगे। ऐसे में मोदी जी के शामिल नहीं होने से भारत पर कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह भी एक बड़ी खबर थी जो कि आपके सामने रख दी गई है। दोस्तों, वीडियो में अभी तक की जानकारी से आप समझ चुके होंगे कि तीसरा विश्व युद्ध 2024 तक हमारे सामने होगा या नहीं, इसकी कितनी संभावनाएं हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो इससे पहले बनाया गया वीडियो आप एक बार जरूर देखें। दोस्तों, अगर वर्तमान में हो रही इस प्रकार की कलयुग की घटनाओं से आप अशांत रहते हैं या फिर चिंता में रहते हैं या फिर आप किसी तनाव से ग्रस्त हैं, तो एक सरल उपाय आपके लिए है कि आप YouTube पर पूज्य प्रेमानंद जी के वीडियोस देखें, उनके सत्संग सुने और दोस्तों उनके कहे गए शब्दों का मनन करें। आप बहुत ही कम समय में अपने तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखें, उचित जानकारी को ग्रहण करते रहें और हाँ, उस सरल उपाय के बारे में जरूर सोचें। तो आपने देखा होगा रथ यात्रा में भी जगन्नाथ जी ना ऐसे आगे और पीछे ऐसे झूलते हैं, ऐसे आनंद में, ऐसे मस्ती में। जगत के नाथ स्वामी जगन्नाथ जी कहना चाह रहे हैं सभी को, नॉट ओनली टू द पीपल लिविंग ऑन द अर्थ प्लैनेट, समस्त ब्रह्मांड को जगत के नाथ स्वामी जगन्नाथ जी कह रहे हैं आई हैव कम, मां सुचा, अब मैं पहुंच चुका हूं। ही इज नॉडिंग हिज हेड, मैं आ चुका हूं। आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।